देश का एक मुद्दा बना हुआ है, आरक्षण। तो आरक्षण एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसके पक्ष में भी तर्क मिल जाएंगे और विपक्ष में भी। विपक्ष के लोग अपने हिसाब से इस पर तर्क करते हैं और जो इसके पक्षधर लोग हैं वो अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करते हैं। तो वास्तव में क्या सही है, क्या गलत है, कुछ तर्कों के साथ आज हम चर्चा करेंगे कि आरक्षण किन परिस्थितियों में दिया गया, कब तक दिया गया और ये कब तक होना चाहिए, ये अब आगे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। देश के अंदर आरक्षण को कैसे विवादित बनाया गया है। जो आरक्षण कुछ समाज के पिछड़े लोगों को, जो मुख्य धारा से बहुत ज्यादा पिछड़ गए थे, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए जो व्यवस्था की गई उसका नाम आरक्षण दिया गया। लेकिन कालांतर में आज जो जिनको सदियों से जिनका राज रहा है, जिन जातियों का, उन जाति के लोग भी धीरे धीरे आरक्षण मांगने लगे और देश में इस व्यवस्था को विवादित बना दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रतिभा का हनन हो रहा है, पिथाराघात है। हमारे देश की प्रतिभाएं आरक्षण के कारण विदेशों में जा रही हैं, आरक्षण के कारण देश पीछे जा रहा है, आरक्षण के कारण देश की तरक्की रुकी हुई है, आरक्षण के कारण देश बहुत पीछे रह गया। अमेरिका में आगे इसलिए है क्योंकि उस देश में आरक्षण नहीं है। इस तरह के बहुत सारे तर्क हैं। जो आरक्षण के खिलाफ लोग हैं वो लोग इस तरह के तर्क देते हैं कि आरक्षण व्यवस्था के कारण देश नीचे जा रहा है, देश में बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, देश में हड़तालें होती हैं, देश में आंदोलन होते हैं आरक्षण के खिलाफ, और यहां तक कि कुछ लोग देश के संविधान को भी दोषी मानते हैं। अब ये आरक्षण व्यवस्था के कारण देश में ऊंच नीचता व्याप्त है। लेकिन सही मायने में सही बात क्या है? क्योंकि जिन लोगों ने आरक्षण को, जो लोग गलत बताते हैं, वो दरअसल आज भी जो जिनकी मानसिकता ऊंच नीच में विश्वास करती है, जो भेदभावपूर्ण व्यवस्था में विश्वास करती है, उन लोगों के सबसे ज्यादा पेट में दर्द होता है। क्योंकि वो इस तरह के तर्क सुनते हैं, उनका आसपास का वातावरण इस तरह का होता है कि ये आरक्षण जो है, इससे हमारे देश की प्रतिभाएं खत्म हो रही हैं और देश से प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है और देश पिछड़ रहा है। लेकिन उन लोगों को ये कतई नहीं सोचते कि जो लोग, क्योंकि एक जो असमानता से पीड़ित रहे हैं, जो इस देश की व्यवस्था में जो असमानता है उससे जो पीड़ित रहे हैं, जिनका कभी भी रिसोर्स पर, जो रिसोर्सेज थे, देश के संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं रहा, और कुछ लोग ऐसे थे, कुछ जाति की व्यवस्था, जातिगत लोग ऐसे थे जिनका सभी संसाधनों पर पूरा कब्जा था। तो मुख्य रूप से जो लड़ाई है वो संसाधनों पर अधिकार की है कि आरक्षण से संसाधनों पर अधिकार कैसे मिलते हैं। तो जो लोग इस आरक्षण का विरोध करते हैं दरअसल, और इसको ये मानते हैं कि आरक्षण जातिगत नहीं होना चाहिए, जो लोग ये सोचते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, वो कतई, क्योंकि वो जाति व्यवस्था को देखते नहीं है, उसको महसूस नहीं करते। जो जातिगत जो असमानता है उससे जो लोग पीड़ित हैं उसको वो लोग महसूस नहीं करते। अगर वो वास्तव में उस चीज को देखें कि जाति के कारण जो ऊंच नीचता है, असमानता है, और जिसके कारण कुछ जातियां सदियों से जिन पर अत्याचार अनाचार होता आया है, उसके मुकाबले जो आज तथाकथित आरक्षण जिसको कहते हैं ये दिया गया है, ये बहुत कम मात्रा में है। क्योंकि लगभग 2500 साल तक ये आरक्षण व्यवस्था कहने को आज की व्यवस्था है, लेकिन आज 75 वर्षों में से जो आरक्षण दिया गया है, संवैधानिक जिसको कहते हैं, इस आरक्षण से पहले भी इस देश में कोई आरक्षण लागू था। क्योंकि भारत देश में
जो जाति व्यवस्था है, और जो जाति व्यवस्था एक धर्म में थी जो सभी धर्मों में फैल गई, वो एक भारत की बीमारी, भारत में इस तरह एक कुष्ठ रोग के तरह थी जो हर धर्म में फैल गई। भारत में जितने भी धर्म थे उन सभी धर्मों में वो जाति व्यवस्था फैल गई, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। एक धर्म का जो रोग था और अन्य धर्मों में भी फैल गया, जिससे भारत देश के अंदर तक ब्लड में ये रोग फैल गया। और इसके कारण ये हुआ कि कुछ जो जिस जाति में जिसने जन्म ले लिया, अगर उसने नीची जाति में जन्म ले लिया तो उसका रिसोर्स पर, जो संसाधनों पर कतई अधिकार नहीं होगा, वो अन्य वर्गों के ऊपर के वर्गों को गुलामी करेगा। तो उनको सदियों से दबाया गया, उनसे काम कराया गया, लेकिन उनको कभी कोई हक और अधिकार नहीं दिए गए। और इस तरह का कानून देश में लागू रहा जो कि गैर संवैधानिक था, कि अगर एक जाति विशेष तक का व्यक्ति ही शिक्षा ग्रहण करेगा, एक जाति विशेष का व्यक्ति ही नौकरी करेगा, एक जाति विशेष का ही व्यक्ति सत्ता में रहेगा, तो ये 2500 साल से जो आरक्षण जो गैर संवैधानिक रूप से लागू था, और वो आरक्षण जो गैर संवैधानिक रूप से लागू था वो लगभग 100% था। 100% आरक्षण 2500 साल तक लागू रहा। उसके बदले में जब इस देश में संवैधानिक आरक्षण दिया गया, और ये मात्र आज 75 वर्ष तक दिया गया, और दिया कितना गया? दिया गया आज कुल मिलाकर के जो आरक्षण है वो कितना है? 49%। 49% जो आरक्षण दिया गया, और उनकी आबादी कितनी है? अगर आबादी देखी जाए, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और महिलाओं को मिला दिया जाए, तो इस देश का 90% तबका बनता है। 90% लोगों को आरक्षण दिया गया, मात्र केवल और केवल 49%। और जो लोग बचे 10%, उनको आरक्षण रहा 51%। तो ये इतना लेने के बाद भी ये कहा गया कि इस देश में प्रतिभाओं का हनन हो रहा है, प्रतिभाओं पर कुठाराघात हो रहा है। तो ये वो मानसिकता के लोग हैं जो इस देश में सदियों से जो असमानता थी, उस असमानता को आगे भी चलाना चाहते हैं, जिसके कारण वो जो धार्मिक रूप से जो आरक्षण दिया गया था, जो गैर संवैधानिक आरक्षण था, उसको जो सही मानते हैं, उन लोगों के पेट में दर्द होने लगा मात्र 75 वर्ष में। एक तरफ 2500 साल तक आरक्षण रहा, और 2500 साल तक जो आरक्षण रहा, उसके बदले में जो 75 साल का आरक्षण है, 2500 साल बनाम 75 साल, यानी कि जो 2500 साल तक जो गैर संवैधानिक आरक्षण रहा और लगभग 100% आरक्षण रहा, उसके बदले में आज मात्र 49% आरक्षण, और वो भी 90% आबादी के लिए मात्र 49%, और जो 10% लोग हैं उनके लिए 51%। फिर भी उनके पेट में दर्द होता है कि हमारे हक को ये SC ST वाले लोग खा रहे हैं, OBC, SC ST OBC और ये जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, ये हमारे हक अधिकार को खा रहे हैं। इस कारण उनके पेट में दर्द होता है। लेकिन जब ये 2500 वर्ष तक आरक्षण रहा और 100% आरक्षण रहा, उसके खिलाफ कभी पेट में दर्द नहीं हुआ, उसका कभी विरोध नहीं हुआ, कभी देश में आंदोलन नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हुआ कि आज जब इस देश में आरक्षण संवैधानिक रूप से दिया गया, उस संवैधानिक आरक्षण का विरोध होता है, और मात्र 75 वर्ष हुए हैं आज, और अभी भी कब तक के लिए दिया गया? जब तक जातिगत जो असमानता है वो समान न हो जाए, यानी गैर बराबरी को बराबरी में न आ जाए, सभी समाज के लोग इक्वल न हो जाएं। अगर ये सभी समाज के लोग इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो उस आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी। जो आज संवैधानिक रूप से दिया गया है, ये अस्थायी रूप से दिया गया है।
अस्थायी रूप से दिया गया है और आबादी से बहुत कम दिया गया है और तब तक के लिए दिया गया है जब तक के लिए गैर बराबरी को समाप्त नहीं, यानी कि समता मूलक समाज की स्थापना हो जाए तब तक के लिए दिया गया है। अब ये गैर बराबरी को खत्म नहीं करके लोग पहले ही पेट में दर्द होता है कि भैया आरक्षण को तो खत्म होना चाहिए। भाई खत्म तो होना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो गैर बराबरी है, जातिगत जो बीमारी है, जाति को खत्म करो। अगर जाति खत्म हो जाएगी तो ये गैर बराबरी आरक्षण वैसे ही खत्म हो जाएगा। जो लोग जाति से पीड़ित हैं, जाति के नाम पर अत्याचार होता है, जाति के नाम पर अनाचार होता है, जाति के नाम पर दुराचार होता है, जाति के नाम पर शोषण होता है। गांव में आज भी मंदिरों में प्रवेश नहीं होता, बारात दूल्हे की बारात घोड़ी पर नहीं चढ़ाई जाती, एक दलित महिला को अत्याचार हो जाता है तो उसको कोई एफआईआर भी दर्ज हो जा नहीं होती, हो जाती है तो उसको न्याय नहीं मिलता, क्योंकि वो एक उस वर्ग से आती है जिनको आज भी जितना हक अधिकार मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। तो इन हक अधिकारों को लेकर के लड़ाई न हो करके उस समाज को बराबर में लाने के लिए, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए यह व्यवस्था की गई। आरक्षण कोई आर्थिक उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था। आज जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण को जाति के आधार पर न होकर के आर्थिक आधार पर होना चाहिए, उनके लिए ये सोचना चाहिए कि जो ये आरक्षण है ये आर्थिक उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। ये जाति के आधार पर जो गैर बराबरी है उसको समाप्त करने का, उन लोगों को जिनका सदियों से शोषण होता है, जिनके कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता था, राजनीति में प्रशासन में जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता, उनको उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए ये व्यवस्था की गई। आज भी हम देखें, आज एससी की जनसंख्या कितनी है? एससी को आरक्षण दिया जा रहा है एससी को 15% और एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27%। अगर इनका जनगणना में अगर व्यवस्था देखी जाए तो एससी लगभग है 19% आज की परिस्थितियों के अनुसार, और एसटी की जनसंख्या है लगभग 9% और ओबीसी की जनसंख्या वैसे तो जो मंडल कमीशन में बताई गई वो 52% बताई गई। अगर 52 भी न माने, कम भी माने, तब भी कुल मिला के इनकी जनसंख्या के मुताबिक ये जो टोटल बनता है उसके मुकाबले जो आरक्षण दिया जा रहा है वो बहुत कम दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो गैर बराबरी की मानसिकता रखने वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई ये आरक्षण खत्म होना चाहिए, ये एक अयोग्य व्यक्ति को बैठा दिया जाता है, जबकि एक जाति के नाम पर आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों में जज बना दिया जाता है। किसी को आज जो रिजर्व जहां क्षेत्र नहीं है, जैसे कि विदेशों से जो एमबीबीएस करके आते हैं, इंजीनियरिंग करके आते हैं, जो अनारक्षित जो लोग हैं यानी जिनको जनरल कास्ट बोलते हैं, उनके जो लोग विदेशों में यहां जब पास नहीं होते, वही लोग जो विदेश से डिग्री लेकर के आते हैं और यहां शासन प्रशासन में ऊंचे पदों पर बैठ जाते हैं, तब उन प्रतिभा का हनन नहीं होता। लेकिन जब इस रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति यहां पास होकर के और विकट परिस्थितियों में, असुविधाओं में रह करके, उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती, तब वो फाइट करके, एग्जाम दे करके, पास होकर के अपनी प्रतिभा के बल पर जाता है, तब भी इन लोगों के पेट में दर्द उठता है कि ये कम प्रतिशत वाला व्यक्ति को सीट मिल गई, हम रह गए। अरे भाई मिल कहां गई? जितनी जितनी संख्या थी उतना तो आज भी नहीं मिला। आज भी अभी केंद्र सरकार में 89 मुख्य सचिव हैं, 89 मुख्य सचिव हैं, जिनमें से एससी का मात्र एक है। एक व्यक्ति मुख्य सचिव के पद पर है, एसटी के मात्र 3 है, 89 में से 3 है, और ओबीसी का कोई मुख्य सचिव में नहीं है। तो
जो सचिव का होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो आज भी ओबीसी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं, जबकि होना चाहिए कितना 27%, लेकिन नहीं है। तो आज भी जो ऊंचे पदों पर लोग हैं, आज भी जो मिलना चाहिए था आरक्षण के अनुसार उतना नहीं होता। जजों में देखो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में किसी जाति विशेष का व्यक्ति बैठ जाता है, आरक्षित वर्ग का आज भी प्रतिनिधित्व नहीं है। तो जिन लोगों के पेट में यह दर्द उठता है कि देश में आरक्षण के कारण देश पीछे जा रहा है, आरक्षण के कारण प्रतिभाएं पलायन कर रही हैं, उन लोगों को दिमाग का में जो गलत फहमी है, जो उनकी गैर बराबरी की मानसिकता है, उसको निकालना होगा। और इनके एक पीड़ित व्यक्ति के अनुसार सोचना होगा कि जाति के नाम पर जितना अनाचार अत्याचार वो सहन करता है, उसके मुकाबले में जो व्यवस्था की गई है वो बहुत नगण्य है। आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर किसी गांव में जाकर दलित बनकर, जिसको अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति कहते हैं, वो बनकर के 1 महीने जी करके देख ले, उसे पता लग जाएगा कि कैसे जिया जाता है, कितना दूभर है इस अनुसूचित जाति के व्यक्ति का जीवन, और कितनी कठिनाइयों में जीता है, कितनी परिस्थिति आती है। नौकरी में भी आज वो जाता है तो बहुत सारी एक तरह से उसको विरोध सहन करना पड़ता है। दूसरे लोग हैं जनरल कास्ट के, उसको बड़े हे दृष्टि से देखते हैं। तो आज भी जो मानसिकता है, देश की मानसिकता के अंदर जातिवाद है, और जब तक जातिवाद है, जब तक ये व्यवस्था बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक अगर इनको सही उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा तो ये लोग और पिछड़ जाएंगे, इन पर अन्याचार अत्याचार और बढ़े जाए। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जिसको एक बार अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, किसी को मान लो लाभ मिल गया, जो नौकरी में चला गया, तो उसको दोबारा लाभ नहीं मिलना चाहिए उसकी पीढ़ी को, और ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसको नहीं मिला। लेकिन आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो जिन लोगों को लाभ मिल गया और वो लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, उसके बाद भी आज बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जिसमें यह कहा जाता है अनअवेलेबल, यानी कि उपलब्ध नहीं है, और बैकलॉग हो जाता है। और बैकलॉग जब 3 साल तक रह जाता है तो उसको अन्य कैटेगरी से भर लिया जाता है। जब ये सक्षम व्यक्ति जो नौकरी में आए, वही अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाते हैं और उसके बावजूद भी उपलब्ध नहीं हो पाते, यानी कि जो रिजर्व सीट है उन सीटों तक पहुंचने की योग्यता नहीं रख पाते हैं, अगर उनको भी हटा दिया जाएगा तो फिर तो कोई बचेगा ही नहीं, फिर तो कोई प्रतिनिधित्व करेगा ही नहीं, फिर तो इनकी सीटें और खाली रह जाएंगी। तो ये जो मुद्दा है क्रीमी लेयर का, ये अनुसूचित जाति जनजाति पर लागू होता ही नहीं है, क्योंकि ये आर्थिक कोई मतलब नहीं है इसका। आज भी एससी का व्यक्ति अगर कोई उस जाति से है और चाहे वो कितने पद पर पहुंच जाता है, लेकिन उसको उसी हे दृष्टि से देखा जाता है कि ये फला व्यक्ति का है। और जब उस समाज का व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठ जाता है तो उस समाज का स्टेटस सिंबल बन जाता है, उस समाज के लोग बड़े गर्व से कहते हैं ये मेरे समाज का है। तो ये एक सामाजिक उन्नति का साधन है, न कि आर्थिक। इसलिए आर्थिक आधार की जो लोग बात करते हैं वो लोग कतई उस गैर बराबरी को नहीं समझ पाते जो जाति के आधार पर उन्होंने सहा है। तो जब तक ये गैर बराबरी जाति के आधार पर खत्म नहीं हो जाती, तब तक ये आरक्षण बहुत जरूरी है। और ये उन सभी लोगों को समझना चाहिए जो लोग इसका विरोध करते हैं, और अगर वो समझेंगे तो निश्चित रूप से उनके दृष्टिकोण में बदलाव होगा। इसी के साथ जय भीम।